झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। राज्यसभा टीवी की प्रोड्यूस की हुई ये फिल्म राग देश जो कि आने वाली है, इसमें दो प्रमुख किरदार प्रेम सहगल और लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो कि बाद में प्रेम सहगल के साथ शादी करके लक्ष्मी सहगल हुई, उनकी बेटी हमारे साथ आज हैं। उनका नाम है सुभाषनी अली। सुभाषनी अली सुभाषनी अली का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो त्याग, बलिदान और साहस की एक मिसाल है। आजाद हिंद फौज के दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के घर पैदा होकर सुभाषनी अली ने भी जीवन के वो मूल्य आत्मसात किए जो मानवता के हित में जीवन अर्पित करना सिखाते हैं। कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी सुभाषनी अली एक पूर्व सांसद और सक्रिय राजनेता हैं। सीपीएम की महिला इकाई में प्रमुख भूमिका निभा रही सुभाषनी अली से हमने उनकी मां और उनके पिता के बारे में उनकी यादें ताज़ा की और जानने की कोशिश की आज़ाद हिंद फौज के वो किस्से जो उन्होंने अपने पिता और अपनी मां से सुने होंगे। सुभाषनी अली के साथ बातें करेंगे रागदेश फिल्म के इस सिलसिले में। बहुत बहुत स्वागत है सुभाषनी जी। शुक्रिया बहुत आपका। हम लोग सब बहुत उत्सुक हैं कि फ़िल्म आए और लोग उसको देखें और टीवी पर भी आए, लाखों लोग उसको देखें और समझें कि आज़ाद हिंद फौज क्या चीज़ थी और उसका क्या महत्व था। तो दो मशहूर मुक्ति योद्धाओं की बेटी होने के नाते अगर देखें कि आपने उनसे, अपने माँ और पिता से जीवन के वो कौन से मूल्य सीखे होंगे जो आपको उतार चढ़ाव में एक तरह से रोशनी दिखाते रहते हैं? देखिए, मेरी माँ और मेरे बाप बहुत अलग अलग तरीके से सिंगापुर पहुँचे थे उस वक्त। मेरी माँ एक मेडिकल डॉक्टर थी और चूँकि युद्ध शुरू हो गया था तो अंग्रेज़ी सरकार, हुकूमत डॉक्टरों को रिक्रूट कर रही थी अपने फ़ौजियों के लिए, और वो बिल्कुल अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए काम नहीं करना चाहती थी। तो वो सिंगापुर चली गई और वहाँ पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। और वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग थे, जो भारतीय आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। और मेरे पिता तो ब्रिटिश आर्मी में थे और उसी आर्मी ने सिंगापुर में सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। और मेरे पिता उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि जो जापानियों की एक सुझाव था कि आप एक फ़ौज बनाइए अपनी मुक्ति के लिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो मेरे पिता उनमें से पहले थे करीब जिन्होंने इस सुझाव का स्वागत किया। और चूँकि वो बहुत मिलनसार थे, बहुत
बढ़िया किस्म के आदमी थे, तो बहुत से लोगों को वो प्रभावित भी कर सके। ख़ास तौर से उस वक्त जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें पंजाब के लोग बहुत बड़ी संख्या में भी थे और अफसर थे, और उनमें पंजाबी मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में थे, जैसे कियानी साहब, जैसे शाहनवाज चचा वगैरह वगैरह। तो उनसे बातचीत करने में और उनको भी प्रेरित करने में कि आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो कर्तव्य है, वो जो आप कहते हैं कि हम अपने वचन को कैसे तोड़ें, जो हमने कहा है कि हम ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफ़ादार रहेंगे, आपको अपने मुल्क के पहले वफ़ादार होना है। और उसके बाद जब उन लोगों ने भी अपने आप को तैयार किया इस फ़ौज में भर्ती होने के लिए, तब एक ये बड़ी मुहिम बनी फ़ौज के अंदर, और सैकड़ों लोग तैयार हो गए कि वो मतलब जापानियों के सुझाव को मानेंगे और आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल होंगे। उसी समय मेरे पिता जाते थे दवाई वगैरह ढूंढने, अपने जो घायल फ़ौजी वगैरह थे उनको जापानीज़ ने एक वो जीप दे दी थी, तो वो हमारी माँ से मिले क्योंकि वो डॉक्टर थी। तो मेरी माँ भी बहुत उनसे वो करने, हाँ बिल्कुल तुम लोगों को जाना चाहिए, करना चाहिए, और हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। तो खैर वो काफ़ी दवा और सारी चीज़ें देती थी। उसके बाद तो फिर बहुत लंबी कहानी है कि रासबिहारी बोस आए और उनसे चला, और उन्होंने सुझाव दिया कि सुभाष चंद्र बोस को आप जर्मनी से लाइए, और फिर वो पनडुब्बी में आए आबिद हुसैन के साथ और टोक्यो पहुँचे, टोक्यो से यहाँ आए। तो जब वो पहुँचे सिंगापुर, तो 3-4 लोग ही उनको वहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए पहुँचे थे एयरफील्ड में। उसमें वो लोग थे जो जैसे कि जो सिंगापुर में और उस जगह पर जो हिंदुस्तानी कांग्रेस टाइप की थी उसके नेता थे, और उनके साथ मेरी माँ। तो ये 4 लोग ही वहाँ पहुँचे उनका स्वागत करने के लिए, और मेरी माँ बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुई, और उन्होंने भी कहा कि हाँ हाँ मैं आपकी माँ को जानता हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस की बड़ी लीडर थी हिंदुस्तान में मेरी नानी। तो ये ज़रा सी बातचीत हुई। उसके बाद जब उन्होंने फ़ैसला किया कि वो आज़ाद हिंद फ़ौज में एक महिलाओं की टुकड़ी ज़रूर बनाएंगे, इस पर वो बिल्कुल अड़ गए। किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा इसके बिना मैं कोई सेना बनाने को तैयारी नहीं हूँ। तो फिर लोगों ने उनको सुझाव दिया कि भाई यहाँ पर एक ही महिला है, वो जो डॉक्टर आपसे मिली थी, उनसे आप बात करिए। उन्होंने कहा एक महिला दो जो उसका नेतृत्व करे, और उस शाम को वो आई, और उन्होंने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि हाँ मैं इसके साथ हूँ। उन्होंने कहा आप कब आएंगी काम पर? उन्होंने कहा मैं आज रात को अपना मतलब अपनी डिस्पेंसरी को, क्लिनिक को बंद करके मैं कल सुबह आ जाऊँगी। फिर उन्होंने रिक्रूटमेंट किया और ये रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जैसे मेरी माँ या मेरे बाप, ये अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते थे। ये बहुत जल्दी किसी को मतलब अपना नेता नहीं मानते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस में निश्चित रूप से कोई ऐसी बात रही होगी कि ये लोग बिल्कुल उनसे पहली मुलाकात के बाद ही उनकी हर बात को मानने के लिए तैयार हो गए, और एक तरह से उनके कहने पर अपने जान को ही न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। ये चीज़ कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो ये तो उनके मुंह से हमने सुना है कि उनके अंदर जो निष्ठा थी, जो कमिटमेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, और उनके अंदर नेतृत्व की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटीज़ थी, और उनके अंदर लोगों को एक करने का बहुत ज़्यादा मादा था। चाहे ज़बान के जो अलग अलग बोलने वाले लोग हों, चाहे अलग अलग धर्म और मज़हब को मानने वाले लोग हों, उनके अंदर ये क्षमता थी, क्योंकि वो मानते थे कि बिना इन सब को एक किए देश आज़ाद भी नहीं हो सकता है और आज़ाद देश बच भी नहीं सकता है। तो ये उनके अंदर जो खूबियाँ थी, उन्होंने बहुत प्रभावित किया इन लोगों को। अभी बातों बातों के बीच में ये बात आई कि सुभाष बोस के साथ आबिद हुसैन का नाम आया। हमने आशा सहाय की जो सुभाष डायरी है उसमें भी बार बार पढ़ा 2 नाम बहुत ही क्लोज़, उनके सेक्रेटरी या कोई और, एक तो आबिद हुसैन और एक और मुस्लिम नाम ही। अगर आपको याद आता हो तो हमारे लिए याद ताज़ा कीजिए कि सुभाष बोस के ये जो बहुत नज़दीकी सहयोगी और सचिव। नहीं, मैंने तो आबिद चचा का ही नाम सुना है, दूसरा नहीं, क्योंकि जब एक बार आज़ाद हिंद फ़ौज बन गई थी तो फिर सबसे ज़्यादा करीबी तो हमारे फादर ही थे, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, और जो जापानीज़ के साथ तालमेल का सवाल था वो हमारे फादर ही संभालते थे। लेकिन आबिद हुसैन के बारे में बहुत से लोग, आबिद हसन के बारे में बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं
कि वो तैरना नहीं जानते थे। तो जब पनडुब्बी में वो नीचे गए तो नेताजी ने उनसे पूछा कि तुमको तैरना आता? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पानी से मुझे एलर्जी है। तो उन्होंने कहा फिर तुम आए क्यों, बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा अगर मैं बता देता तो आप मुझे अपने साथ आने नहीं देते। तो फिर नेताजी ने कहा हाँ, और अगर पनडुब्बी को अटैक होगा तो फिर तैरने का मौका भी हम लोगों को शायद नहीं मिलेगा। तो रास्ते में उन लोगों की बहुत ही बातें रही होंगी। तो नेताजी ने एक बार कहा कि भाई आबिद, हर देश का एक स्लोगन होता है, गॉड सेव द किंग और गॉड सेव द क्वीन या जो भी, तो हम लोग का भी होना चाहिए। जब हम लोग टोस्ट करेंगे या जब हम लोग जाएंगे बैटल में तो तुम कुछ सोचो। तो कुछ एक आध दिन के बाद उन्होंने कहा कि नेताजी हाउ डू यू लाइक जय हिंद? तो कहना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को पसंद ना आए, कोई भी ऐसा इस नारे का पहलू नहीं है जो किसी को मान्य न हो, इसलिए ये बहुत बढ़िया है। यस, फ्रॉम नाउ वी विल से जय हिंद। जिसे हम आज कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में अगर धर्मों के हिसाब से अनुपात और तौला जाए तो उसमें हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में तमाम लोगों ने भाग लिया और बहुत से लोगों के नाम भी किसी को नहीं पता है। और शायद यही एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा, कोई भी खित्ता ऐसा नहीं था जिसकी शिरकत इसमें नहीं रही हो। तो गिनती करना कि कितने ये थे कितने वो थे, वो सही नहीं है। जहाँ तक नेताजी का सवाल है, वो तो बहुत ही मतलब सोच समझ करके कमिटेड थे इस सवाल पर। और जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष केवल 1 साल के लिए बने तो उन्होंने कांग्रेस के संविधान में संशोधन करके ये जोड़ा उसमें कि कोई भी कांग्रेस का सदस्य मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा का सदस्य नहीं रह सकता है, अगर वो रहेगा तो उसको कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। तो उनका बहुत कमिटमेंट था इस सवाल पर। और ये कास्ट इशू पर भी वो कांग्रेस के लोगों से बहुत आगे थे अपनी सोच में। जैसे कि क्या? जैसे कि जब वो स्टूडेंट थे तब एक दलित स्टूडेंट को कि उन्होंने तीमारदारी की उसके कमरे में रह करके, खैर ये एक अलग बात है, लेकिन वो इस इशू को समझने की कोशिश करते थे। और उन्होंने इस आज़ाद हिंद फ़ौज में इन तमाम जो चीज़ें हैं जो लोगों को अलग रखती हैं उनको बिल्कुल सख्ती के साथ बिल्कुल दूर कर दिया था। इनका जिक्र भी करना एक तरह से वहाँ जुर्म समझा जाता था। एक बार फिर हम वापस प्रेम सहगल और लक्ष्मी सहगल के ज़िक्र की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक लंबा समय आपने उनके साथ मतलब आखिर तक गुजारा। क्या वजह रही होगी कि ये दोनों लोग आज़ादी के आंदोलन में इस तरह कूद पड़े होंगे? देखिए, मेरे पिता जब स्टूडेंट थे लाहौर में तो वो भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक थे। और वो कुछ दिन के लिए, हालांकि बहुत छोटे थे, भगत सिंह की जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी उसके एक सदस्य भी बन गए थे। और उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ इधर से उधर पहुँचाने का काम भी किया था। उस समय मेरे दादा एक बड़े वकील थे लाहौर में। तो अंग्रेज़ तो एक पता नहीं, कुछ अंग्रेज़ बड़े उदार भी थे। उन्होंने हमारे दादा को बुला के कहा कि आपका लड़का बहुत होनहार है, उसको कहो कि पहले पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद हमारे ख़िलाफ़ लड़ना भी चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझ करके करे। फिर उसके बाद हमारे पिता ने अब पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दिया। और मैंने उनसे कई बार पूछा कि आप इतना देश की आज़ादी के लिए वो थे, तो आप अंग्रेज़ों की फ़ौज में कैसे चले गए? तो उन्होंने कहा मैंने जितना पढ़ा था आज़ादी की लड़ाइयों के बारे में, उससे मैंने एक ही बात सीखी कि बिना फ़ौज के कोई भी आज़ादी की लड़ाई सफल नहीं हो सकती है। उन्होंने माओ त्से तुंग का भी कुछ जिक्र किया और भी दूसरे जो इटालियन आज़ादी की लड़ाई थी उससे भी। तो उनको लगा कि फ़ौज में जा कर के फ़ौज के अंदर से ही अगर कोई मुहिम चलाई जा सके आज़ादी के लिए तो वही सफल हो सकती है, वरना यही फ़ौज उस आंदोलन को कुचलने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये उनका नज़रिया था। उनको मौका भी मिल गया सिंगापुर में आज़ाद हिंद फ़ौज में शामिल होने का। मेरी माँ तो बचपन से ही, चूँकि उनकी माँ कांग्रेस की बड़ी नेता थी, तो बचपन से ही ये स्वदेशी मूवमेंट, अंग्रेज़ी खिलौनों को जलाना, अंग्रेज़ी कपड़ों को जलाना, ये सब काफ़ी उन्होंने शुरू कर दिया था अपने स्कूल डेज से। और उन्होंने डॉक्टर बनने का भी फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि वो आज़ाद भारत में लोगों की सेवा करना चाहती थी और उनको लगा कि हमेशा डॉक्टर को ऐसा मौका मिलेगा।
फिर जब वो आई यहाँ पर सिंगापुर और नेताजी से उनकी मुलाकात आई तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनको लगता था औरतों के लिए कोई मौका ही नहीं है कुछ करने का। तो जब ये मौका रानी और झांसी रेजिमेंट बनाने का मिला तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर अपना फैसला कर लिया और उसमें वो शामिल हो गई। अब ये हमको बताइए कि ये जो INA ट्रायल्स जो एक टर्म है, इसका जिक्र और इसका चर्चा क्यों नहीं पिछले 70 वर्षों में क्यों नहीं उस तरह हुआ जैसे कि हम अभी अपनी फिल्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ये कांग्रेस का मूवमेंट नहीं था, तो चूंकि कांग्रेस के ही हाकिम रहे हैं और जो उसके बाद जो ये आए हैं भाजपा वाले, उनका भी उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी, तो इसलिए एक तरह से इसको थोड़ा सा मतलब कम अहमियत दी गई। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग मानते हैं और अंग्रेज़ खुद भी मानते हैं कि जो इस मुकदमे का असर इंडियन आर्मी के लोगों पर पड़ा और उनके अंदर जो एक बगावत की भावना पैदा हुई, उसको देख कर के अंग्रेज़ों ने जल्दी फैसला ले लिया हिंदुस्तान छोड़ने का। मतलब उनका यहाँ से जाने के पीछे आज़ाद हिंद फ़ौज और ये मुकदमे में जो पूरी जनता इन 3 लोगों के लिए खड़ी हो गई, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था उनका यहाँ से जाने का। तीसरी बात ये है कि बहुत से लोग सेना के अंदर राष्ट्रीय भावना और बगावत की भावना से बहुत घबराते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सेना मतलब ऐसा कुछ करे कि अगर उसको सरकार जो कर रही है या नहीं कर रही है वो अच्छी ना लगे तो वो सीधे सीधे हस्तक्षेप करे। तो हम लोग भी उस बात को मानते हैं कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर एक प्रजातांत्रिक संविधान है वहाँ सेना का एक सीमित उसकी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि सेना में भी लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, और उनको भी सोचने और समझने का पूरा मौका मिलना चाहिए देश में क्या हो रहा है उसके बारे में भी। और उस समय चूँकि नया नया हिंदुस्तान बन रहा था, हो सकता है जो हाकिम थे वो थोड़ा ज़्यादा ही डरते थे कि ये जो भावना है इससे मतलब क्या असर पड़ेगा सेना के लोगों पर। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से ये ट्रायल को इतनी अहमियत नहीं दी गई है। जबकि उस समय अगर आप किसी से भी पूछें जो उस समय बच्चा था या स्टूडेंट था, तो उनकी पूरी मतलब यादगारों में ये एक ऐसा मामला है जो सबको याद है और सबको मालूम है कि वो उस वक्त क्या कर रहे थे जब ये मुकदमा चल रहा था और जब सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज़ के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जो उस समय बच्चे भी थे उनको भी आज तक याद है कि वो कहाँ थे और ये नारे उन्होंने कहाँ सुने या ये नारे आपने कहाँ लगाए। क्योंकि वो जो मुकदमा था, एक तो उसमें जो पूरी जानकारी लोगों को मिली आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में कि एक ऐसी फ़ौज थी जो लड़ रही थी अंग्रेज़ों से, और वो तो चूँकि युद्ध के हालात बदल गए इसलिए उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनको बहुत कुछ मालूम हुआ। ये जो 3 लोग थे जो जिन पर मुकदमा चला, उनमें से एक हिंदू थे, एक सिख थे और एक मुसलमान थे। तो जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस बैठ करके देश के बंटवारे की तैयारी कर रहे थे, वहाँ जनता को एक बार फिर एक ज़बरदस्त अपनी एकता का इजहार करने का मौका मिला इस ट्रायल के बाद। ये एक बहुत 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 ज़बरदस्त इस ट्रायल का असर था। और फिर ख़ुद प्रेम सहगल इस ट्रायल के बारे में अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में कैसे उसे याद किया करते थे, उस ज़माने में जो पूरा एक नेशनल सपोर्ट उनके साथ था, उसको किस तरह वो याद करते? देखिए, हमारे जो दादा थे वो बहुत बड़े वकील थे और वो हाई कोर्ट के जज भी थे, और बाद में उन्होंने गोडसे का ट्रायल भी उनके सामने हुआ था। तो इस पूरे मुकदमे में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने घर लिया था दिल्ली में, सारे लोग वहीं रहते थे। भूलाभाई देसाई के साथ उनके लिए कागजात तैयार करना वगैरह वगैरह उनकी बहुत बड़ी वो थी। और कोई बड़ा वकील नहीं था हिंदुस्तान में जिसने इस मुकदमे की तैयारी में शिरकत न की हो। तो नेचुरली मेरे फादर बहुत कुछ याद करते हैं, भूलाभाई देसाई को कैसे तय किया गया। और वहाँ सिंगापुर में बैठी मेरी माँ, चूँकि भूलाभाई देसाई उनके घर मद्रास में जा चुके थे, उनकी भी यही राय थी कि उनको ही वकील किया जाना चाहिए। उन्होंने एक संदेशा भी भेजा, वो मिला नहीं मेरे फादर को, वो तो बंद थे। तो भूलाभाई देसाई को भी बिल्कुल ये देश भुला गया है। लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ भी इस बात की चर्चा होती थी
कि एक आदमी की प्राथमिक वफादारी किसके प्रति है, उसके देश के प्रति या देश के उस सरकार के प्रति या जो देश को गुलाम बनाए हुए उनके प्रति। जहाँ भी इस पर बहस होती है वहाँ भूलाभाई देसाई के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उस मिलिट्री कोर्ट के सामने उनका रेफरेंस दिया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली तरीके से इस बात को कहा कि एक नागरिक की जो प्राथमिक वफादारी है वो देश और देश के आज़ादी के प्रति है, ना कि किसी सरकार के प्रति। दूसरी बात जो है कि मेरे बाप ख़ुद तो ये जो डेथ पेनल्टी होती है, मौत की सज़ा, उसके बहुत ख़िलाफ़ थे और वो कहते थे कि अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से लोगों को फांसी पर चढ़ा देते हैं और हम लोगों को तो देश की जनता ने बचाया, वरना हम लोग को भी फांसी हो जाती, क्योंकि फांसी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप वापस नहीं आ सकते हैं। अगर उस समय पूरी की पूरी देश की जनता खड़े होकर के हम लोगों की रिहाई की मांग न करते और उस एकता के सामने अंग्रेज़ हुकूमत भी न घबराती तो हम लोग को तो फांसी पे चढ़ा दिया जाता। फिर फांसी की सज़ा ख़त्म हुई, फिर हमको काला पानी, खैर उससे तो हम वापस भी आ जाते। लेकिन अगर फांसी से हमको किसी ने बचाया है तो देश की जनता ने बचाया है। इसलिए सरकारों को के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी सोच के हिसाब से लोगों को फांसी दे दें और एक ऐसा काम कर दें जिसका कोई इलाज ही नहीं रह जाता है। तो आपने अपने दादा को तो याद किया इस सिलसिले में, दादी की भी कुछ आपको याद है? मेरी दादी तो देखिए वो तो एक माँ थी और उनका लड़का इतने सालों के बाद, जहाँ उनको पता ही नहीं था कि वो ज़िंदा है कि नहीं, फिर पता चला कि वो यहाँ पर लाल किले में कैद है और उसके बाद ये था कि इनको फांसी शायद हो जाएगी। तो वो तो मतलब एक तो उन्होंने ये काम किया कि शाहनवाज़ साहब के जो परिवार के लोग थे वो इतना खुश नहीं थे उनके फ़ैसले से। दूसरी बात, हमारे दादा दादी कुछ बेहतर हैसियत के थे, तो सबको खाना खिलाना, सबको अपना बेटा समझना, ये मेरी दादी बिल्कुल अपने दिल से करती थी। और मुझे लगता है कि शाहनवाज़ चचा और धिलन साहब भी कभी भी उनको भुला नहीं पाए, वो उनको माँ के रूप में ही देखते थे। शाहनवाज़ चचा को तो आपने बात बात तक भी उनके घर आना जाना कुछ ऐसा रहा नहीं, होगा? ज़्यादा धिलन साहब के। अच्छा। शाहनवाज़ चचा के यहाँ तो जाते आते थे, लेकिन इतना ही। धिलन साहब तो हमारे यहाँ बहुत आते थे। शाहनवाज़ चचा मंत्री बन गए, फिर उसके बाद वो एक कांग्रेस पार्टी में, और हमारे माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रो कांग्रेस नहीं थे, उनको लगा कि उन्होंने INA के साथ जैसा करना चाहिए था नहीं किया, तो मतलब वो सब था, लेकिन आते जाते थे। लेकिन धिलन साहब से ज़्यादा, क्योंकि वो फ्री आदमी थे, वो बहुत आते जाते थे और उनको बहुत मज़ेदार आदमी थे, शायरी का बहुत शौक़ था, बहुत अच्छा बोलते थे। मेरे इलेक्शन की मीटिंग्स में भी वो आए 1989 में। और इधर आपकी माँ के क्या तासुरात थे जब ये मुकदमा चल रहा था, वो अगर याद करती हैं तो? मेरी माँ तो सिंगापुर में थी, वो तो ब्रिटिश की कैद थी, उनको कुछ पता ही नहीं था कि ये मुकदमा चल रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये मुकदमा चल रहा है। उनको ये तो मालूम था कि ये लोग आ गए, लेकिन कहाँ हैं, ज़िंदा हैं कि नहीं है, कुछ ख़ास पता नहीं था। इतना फिर उनको शायद एक किसी ने सूचना दी कि वो लोग रेड फोर्ट में बंद है, तब उन्होंने वो भूलाभाई देसाई, लेकिन वो क्या होगा मुकदमे में, उसका नतीजा क्या होगा, ये कुछ नहीं पता था। वो वहाँ पर कैद थी रंगून में और सिंगापुर में। उसके बाद जब मुकदमा ख़त्म हो गया तब उनको वहाँ से छोड़ दिया गया और उनको एक हवाई जहाज़ में बैठ करके कलकत्ते भेज दिया गया। तो जब वो कलकत्ते पहुँची तो कोई था ही नहीं उनको लेने के लिए और ना उनके पास पैसा था, तो वो एक टैक्सी में बैठी हुई, एक सरदार जी ड्राइवर थे, तो उनको कलकत्ते में कोई पता भी नहीं मालूम था, सिर्फ उनको सुभाष चंद्र बोस का मकान है एल्गिन रोड पर, ये मालूम था। तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आप मुझे वहाँ ले जाइए, तो वो वहाँ ले गया। तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप अपने कहने मुझे आपसे पैसा लेना भी नहीं, मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो फिर वो वहाँ गई, तो वो लोग सब बाहर गए हुए थे कहीं शहर में, तो वो बैठ गई वहाँ पर सीढ़ियों पर और सो गई। फिर सुभाष चंद्र बोस के एक भतीजे थे अरबिंदो बोस, वो आए, उन्होंने वहाँ उनको देखा, तो फिर उन्होंने घर वर खोला, फिर वो वहाँ गई, फिर वो दिल्ली गई। दूसरे दिन उसके बाद ही फिर अपनी माँ से उनकी मुलाकात हुई, फिर वो अपने गांव केरला गई वगैरह, और मेरे बाप से फिर से मिली। लेकिन इनका जो संबंध शुरू हुआ आज़ाद हिंद फ़ौज में, इसके बारे में वो एक बहुत दिलचस्प बात बताती थी हम लोगों को
कि मेरे पिता तो फ्रंट पे नहीं भेजे जा रहे थे क्योंकि वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, लेकिन फिर उन्होंने नेताजी से रिक्वेस्ट की कि अब बहुत हो गया, मैं एक फ़ौजी हूँ, मैं भी फ्रंट पे जाना चाहता हूँ। तो फिर वो लोग तब तक बर्मा के अंदर काफ़ी अंदर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर उनको इजाज़त मिल गई और वो गए वहाँ। एक बर्मा में फ्रंट था, एक वहाँ पर बैटल भी हुई थी, तो नेताजी वहाँ थे और मेरी माँ भी वहाँ पर थी। तो नेताजी ने मेरी माँ से कहा कि ऐसा है, मुझे मालूम है कि तुम दोनों के बीच में कुछ है, तो अभी वो गए, कहने नहीं कि हम लोग को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि हम लोग तो सोच चुके हैं कि हम लोग शायद बचेंगे नहीं। कहने ठीक है, बचोगे तो फिर देखना, अपनी ज़िंदगी बनाना, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। फिर उन्होंने मेरी माँ को एमिली जी के बारे में बताया और कहा कि मेरी भी एक पत्नी है जिसका मैं ज़िक्र नहीं करता हूँ, जो वहाँ जर्मनी में है, और मेरी एक बेटी भी है, उसका नाम अनीता है, और मैंने कहा है कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तब मैं तुमको भारत लेकर के आऊँगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो कभी भारत मत आना, क्योंकि भारत के लोग विधवाओं के प्रति बहुत बुरी भावना रखते हैं और उनको लगता है कि वो प्रॉपर्टी लेने के लिए आई हैं, तो तुम कभी मत आना। और वो कभी, एमिली जी कभी भी भारत नहीं आई। नहीं है। अच्छा, चूँकि इस मुकदमे में जिस आईएनए ट्रायल्स की बात हम कर रहे हैं उसमें बैरिस्टर भूला भाई देसाई का बहुत बड़ा अहम रोल रहा। ये ज़रूर है कि उस फ़ैसले के अगले साल ही उनका इंतकाल हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ उनकी संजोने के लिए लोगों के पास नहीं है। आपके पास कुछ अगर हो तो हमें बताइए, आपने जो सुना हो। उनके बारे में तो बहुत कुछ मालूमात है, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो तो बम्बई में है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या था कि उनके और गांधी जी के बीच में डिफरेंसेस थे, क्योंकि जो मैंने सुना अपने बाप से, वो खुल करके शराब पीते थे शाम को, और गांधी जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन वो इतने बड़े आदमी थे कि कांग्रेस की सारी मीटिंग उनके घर में होती थी, उनके खर्चे पर होती थी, उनको उसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने अपनी जो लॉयल्टी थी कांग्रेस और फ्रीडम मूवमेंट के प्रति, वो कभी नहीं कम की होने दी। और इस ट्रायल में नेचुरली उन्होंने एक नया पैसा भी नहीं लिया, सारा खर्चा मतलब आने जाने का भी सब उन्होंने खुद वहन किया। अच्छा, हम देखते हैं कि जो लोग भी फ्रीडम मूवमेंट में शामिल रहे, उनको बात बात तक ये लालच रहती है कि उनको पेंशन बंध जाए और उनको वो सारी सुविधाएं मिलें जो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को मिला करती हैं। इस मसले में आपके माँ और पिता का क्या अप्रोच था, क्योंकि बहुत समय तक तो शायद इन लोगों को पेंशन भी नहीं मिलती रही। नहीं, वो क्या था कि इनके सिग्नेचर पर किसी को भी पेंशन मिल जाती थी। अगर मेरी माँ या मेरे बाप तस्दीक कर देते थे किसी भी आईएनए के में काम करने वाले के एप्लीकेशन पर, तो कुछ सालों के बाद, इमीडिएटली नहीं, वो मान ली जाती थी और उस शख्स को पेंशन मिल जाती थी। लेकिन बहुत सालों तक मेरे माँ बाप को पेंशन नहीं मिली, न स्टेट उन्होंने ली नहीं, सेंट्रल की भी नहीं ली और स्टेट की भी नहीं ली। मेरे फादर ने तो शायद आखिर तक नहीं ली, लेकिन मेरी माँ ने अपने आखिरी 8-10 सालों में जब कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पैसा मैं पार्टी में जो गरीब लोग हैं उनको मैं दे सकती हूँ, पार्टी के जो वर्कर हैं। तो उन्होंने आखिरी 10 साल में ली और इसी तरह से वो दे देती थी लोगों को। तो लेकिन जिस देश को आज़ाद कराने के लिए ये दोनों लोग लड़ रहे थे, वो देश जब जैसा धीरे धीरे बनता गया, तो वो फिर उस पर क्या उनकी राय बनी? भाई देखिए, तो 15 अगस्त के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि गांधी जी ने कोई किसी तरह की खुशी नहीं मनाई, बल्कि वो अकेले चुपचाप बिल्कुल सन्नाटे में ध्यान कर रहे थे, और वो कह रहे थे मेरा दिल बिल्कुल सूख गया है, उसमें कुछ कोई भी उसमें जज्बात नहीं रहे। तो मेरे माँ बाप ने भी 15 अगस्त को कोई खुशी नहीं मनाई। वो तब तक कानपुर आ गए थे, बहुत बड़े बड़े जश्न थे, सब में उनको बुलाया जा रहा था, क्योंकि वो सबसे मतलब बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे कानपुर के अंदर उस वक्त। लेकिन वो कहीं भी नहीं गए, वो अकेले अपने घर पर खाना खा रहे थे और बहुत दुखी थे, क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था। ये तो हुई ठीक 15 अगस्त की बात, लेकिन उसके बाद भी मतलब बहुत सारी बातों पर वो बिल्कुल काफ़ी परेशान रहते थे। एक तो गरीबी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, इन तमाम चीज़ों पर वो काफ़ी
हमारे फादर ने तो चलिए नौकरी कर ली, हमारी माँ ने अपनी वो जो डॉक्टरी करती थी गरीबों के लिए, तो उनको चिंता तो रहती थी। और ये माँ को तो गरीबों के स्वास्थ्य की हालत को देख करके बहुत ही गुस्सा आता था। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा परेशान वो ये जो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक ताकतों की जो बढ़त हुई, उसको देख करके वो सबसे ज़्यादा परेशान और सबसे ज़्यादा दुखी रहे। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं एमपी बन गई थी 89 में, और 90 में जब ये कार सेवा वगैरह होनी थी, तो हमारे घर के सामने कुछ 8-10 लोगों ने जुलूस निकाला और नारे लगा रहे थे, और हमारे पूरे परिवार को गालियां दे रहे थे कि ये गद्दार हैं और ये हैं और वो हैं। तो मेरे बाप को हंसी आई और वो नीचे उतर कर के आओ, कहने लगा तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ, तुम मुझे गद्दार कह रहे हो, तुम्हें मालूम है हम लोग कौन हैं, तुम लोग कुछ जानते ही नहीं हो। अरे देश के लिए लड़ने की बात अलग होती है और नारा लगाना अलग होता है। नारे लगाने से कोई देशभक्त नहीं बनता है। जब तक तुम देश के लिए लड़ोगे नहीं और इसको लिए जान देने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक तुम देशभक्त कहलाने लायक नहीं बनोगे। मुझे अभी भी याद है, वो मतलब दुखी और नाराज़ नहीं, वो हंस करके उन लोगों को समझा रहे थे कि तुमको किसने ये सब सिखाया है, कौन ये तुमको बता रहा है कि ये देशभक्ति है, नारा लगाना, लोगों से नफ़रत करना, लोगों के ख़िलाफ़ जा कर के घर के सामने नारे लगाना, तुम जानते भी हो हम लोग कौन है, हम लोग ने क्या किया। बड़े शर्मिंदा हुए और वहाँ से फिर वो लोग चले गए। और आखिर की तरफ हम आपसे ये पूछेंगे कि ये जो INA ट्रायल्स पर जो हम राज्यसभा टीवी फिल्म बना रही है, जिसमें सहगल और ढिल्लो और शाहनवाज़ एक तरह से प्रोटैगनिस्ट की तरह हैं, और उसमें लक्ष्मी सहगल भी फिल्म में हैं, और ये सारी किस्से के कैसे कैसे वो ट्रायल हुआ और ख़ुद INA का क्या की कहानी क्या रही, ये सब बातें कही जा रही। जब आप ये बात सुनती हैं तो आपका क्या रिएक्शन? बहुत अच्छा लगता है। हम जो डायरेक्टर हैं तिमांशु, उनको भी जानते हैं, और उन्होंने लगातार हम लोगों से बातचीत भी की, कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी हम लोगों से ली, कुछ बातें भी हुई। तो हम लोग तो बहुत उत्सुक हैं और हम समझते हैं कि ये बहुत सही समय पर हो रहा है, ताकि जो आज़ादी की लड़ाई है, जिसके बारे में आजकल बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कहा जा रहा है कि वो तो बेकार था और वो सब बिल्कुल कमज़ोर लोग थे जो आज़ादी के लिए लड़े, और ये अहिंसा और गांधी और ये सब बेकार की चीज़ें हैं। लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी के लिए लोग कैसे लड़े, और जो लोग आज़ादी से के लिए नहीं लड़े, आज वो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक तरह से लोगों को शिक्षित करेंगी, लोगों को बताएंगी कि आज़ादी कितनी कीमती चीज़ है, और उसको बचाए रखना, उसको बनाए रखना, और पूरी देश की एकता को कैसे मजबूती के साथ बना करके हम लोग इस देश को आगे लेके जा सकते हैं। इन चीज़ों की अगर सीख मिलेगी, सबक मिलेगा, और लोगों के अंदर प्रेरणा आएगी आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में जान करके, उस मुकदमे के बारे में जान करके, तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, राज्यसभा टीवी भी इसके लिए प्रयास करे, यही हम लोग सबकी इच्छा है। तो इस बातचीत में अब हम लोग करीब करीब वहाँ आ पहुँचे हैं जहाँ हम आपसे इजाज़त तो लेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये सब बातें होती रहती हैं, उसी के बीच में कोई चीज़ छूट गई हो, लेकिन आप कोई ऐसी बात कहना चाहती हों जिससे कि हम INA और आपके पेरेंट्स के रोल पर, उनके कंट्रीब्यूशन पर किसी चीज़ को अगर अंडरलाइन करना भूल गए हों, तो आप हमको कहिए। देखिए, आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में महात्मा गांधी ने भी कहा कि सुभाष के रास्ते के बारे में हमारा अपना विचार हो सकता है, लेकिन उसने जिस तरह की एकता इस फ़ौज के अंदर कायम की, और जिस तरह की शहीद होने की भावना से लोगों को प्रेरित किया, उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि आज़ाद हिंद फ़ौज का संदेश इस देश के लिए यही है। लोगों को याद रखना चाहिए कि 3 लोग थे जिनके ऊपर मुकदमा चला। सुभाष चंद्र बोस इसके नेता थे, जिन्होंने भाषा और धर्म और तमाम जो उत्सव हैं उनको कभी भी लोगों को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कहा अगर विभाजित करने का इनमें कोई भी अंश है तो उससे आप परहेज़ करिए, उसको आप हटा दीजिए, लेकिन एकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। और उन्होंने एक महिलाओं की टुकड़ी को मतलब पर ज़िद करके उसको तैयार किया, और मेरी माँ उसकी नेता थी। तो ये तमाम चीज़ें लोगों को मालूम होनी चाहिए कि इस देश को आज़ाद करने के पीछे जो सिद्धांत हैं, उसमें समानता का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है।
धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत बहुत अहम सिद्धांत है, लोगों की एकता को बढ़ावा देने का सिद्धांत बहुत ज़बरदस्त सिद्धांत है, और अपने अंदर हिम्मत और वीरता को पैदा करना ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके बिना आज़ादी न बच सकती है और न उसकी लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर इस नोट पर हम बात ख़त्म कर देंगे तो वो तमाम सैनिक जो 35-40 हज़ार सैनिक लड़ रहे थे INA के लिए, उनमें से हम सिर्फ 3 को तो वो ड्यू दे पाएंगे रिस्पेक्ट, लेकिन उन हज़ारों लोगों को जो फांसी पर चढ़ा दिए गए, कत्ल कर दिए गए, काला पानी भेज दिए गए, या उनका कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो सब भी तो इसी फ़ौज का हिस्सा थे, उस पर कुछ कहिए। वो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप उनकी बहादुरी को देखें। वो जानते थे, जैसे होता ना, वी आर ऑन द लूजिंग साइड। वो सब जानते थे कि अमेरिका के आने के बाद युद्ध में इंग्लैंड आगे बढ़ रहा है, ताकतवर हो रहा है, जर्मनी और जापान पीछे हो रहे हैं। वो ये जानते हुए भी उन्होंने फिर भी लड़ना नहीं छोड़ा, और उनके पास खाने को नहीं था, उनके पैरों पे जूते सब सड़ गए थे, उनको मलेरिया बुरी तरह से, मतलब वो उससे पीड़ित थे, और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में वो वहाँ साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में इधर से उधर मतलब भटक रहे थे और लड़ने की कोशिश कर रहे थे। एयरफोर्स मतलब हवाई हमले उन पे कर रही थी, आर्मी नीचे ज़मीन पर उनके ऊपर हमले कर रही थी, फिर भी वो लड़ते रहे। तो उनकी बहादुरी तो एक मिसाल है इस देश के लोगों के लिए, एक ज़बरदस्त मिसाल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको भी टिश्यू दिखाएंगे इस सीरीज़ में। ये 3 लोग तो सिर्फ प्रतीक थे, अंग्रेज़ों ने भी उनको प्रतीक के रूप में खड़ा किया था कि ये गद्दार हैं, और उनको गद्दार साबित करके वो पूरे उस आंदोलन को गद्दारी का मतलब जो है कलंक लगाना चाहते थे। तो वो गद्दार नहीं, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सबसे ज़बरदस्त और सबसे बहादुर योद्धा थे। सिर्फ वो 3 लोग नहीं, बल्कि उनके पीछे जो हज़ारों मर्द ही नहीं, औरतें जो थीं, जो औरतें वहाँ उसी जंगल में घूम रही थी निडर बिल्कुल। आज हम लोग उनके बारे में सोचते थे वो बिल्कुल मामूली वो तो आर्मी की नहीं थी, तो मामूली घरानों की लड़कियां थी, बेटियां थीं, जो रानी और झांसी की रेजिमेंट में शामिल हुई। तो उनको याद करना और उनसे प्रेरणा लेना, ये सबसे, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात होगी इस सीरियल और इस फिल्म से। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये ज़माना, और साउथ ईस्ट एशिया में ये जो पूरी हलचलें, कि आप ये सोचकर किसी फ़ौज में शामिल हो जाएं कि आप उसमें मर भी सकते हैं, और लड़ाई में तो मौत एक संभावना रहती ही है, लेकिन उस मौत के बदले हमको एक आज़ादी मिलेगी, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज ये कह देना, ज़बानी जमा खर्च कुछ देशभक्ति की बात कर देना, देशभक्ति के नारे लगा देना, ये एक तरफ है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लोग अपनी जान हथेली पर लेकर आए। देखिए, ये नारेबाजी से देशभक्ति को इक्वेट करना, यानी कि नारेबाजी और देशभक्ति एक ही चीज़ है, वो उन सैनिकों का भी अपमान है और हमारे आज के सैनिकों का भी अपमान है, जो सियाचिन पर हैं, जो बॉर्डर पर हैं, जिनके लिए मौत किसी भी क्षण बिल्कुल उनके सामने खड़ी उनको दिखाई दे सकती है। ये उनका भी अपमान है। देशभक्ति, बहादुरी ये कुछ दूसरी चीज़ है, और नारेबाजी करना और लोगों को कहना कि ये देशद्रोही हैं और इनको यहाँ से भगा दो, ये सब करना तो बहुत आसान है, और इससे देश बनता नहीं है, देश में कमज़ोरी पैदा होती है। देश एक बहुत बड़ी चीज़ है, जितने लोग देश के अंदर हैं सब देश का हिस्सा हैं, और इन सब को इकट्ठा रखना और उन लोगों की कदर करना जो जान दे रहे हैं देश के लिए, देशभक्ति का एक ये बहुत बड़ा हिस्सा है। और बिल्कुल आखिर में आपसे सुभाषिनी जी पूछेंगे कि 2 मशहूर मुक्ति योद्धाओं की बेटी होते हुए आपने उनसे जीवन में क्या ऐसे मूल्य सीखे होंगे जो आपको लगता है कि वो हमेशा आपकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में एक रोशनी की तरह सामने रहे? देखिए, ये तो मतलब छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी कहना कि मैंने उनसे ये सीखा और अब मैं कर रही हूँ। ये एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे माँ बाप थे। तो मतलब थोड़ा हम लोग बेईमानी से कतराते हैं, थोड़ा झूठ बोलने से कतराते हैं, थोड़ा
डरने से भी कतराते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं। इससे आगे कहें कि हम भी बहुत महान हो गए क्योंकि हमारे माँ बाप महान थे, ये तो बात सही नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाषनी जी। ये थी सुभाषनी अली, प्रेम सहगल और लक्ष्मी सहगल की बेटी। फिल्म राग देश तैयार है आपके लिए सिनेमाघरों में आने के लिए। ज़रूर देखिए फिल्म राग देश 28 जुलाई को।